परजीवी रोग पैरासिटिक डिजीज मनुष्यों में कोई भी बीमारी एक पैरासाइट के कारण होती है। एक जीव ऑर्गेनिज्म जो किसी अन्य जीव में या उस पर रहता है, जिसे होस्ट के रूप में जाना जाता है। परजीवी को आमतौर पर ऐसे रिश्तों से लाभ होता है, अक्सर होस्ट जीवों की कीमत पर। मनुष्यों के परजीवियों में शामिल हैं प्रोटोजोअन्स, हेलमिन्थ्स और एक्टोपैरासाइट जीव जो होस्ट की बाहरी सतह पर रहते हैं। वे कई बीमारियों के लिए जिम्मेदार हैं और अक्सर दूषित पदार्थों के सेवन के माध्यम से अपने होस्ट्स तक फैलते हैं। भोजन या पानी या किसी के काटने से आर्थ्रोपॉड जैसे अफ्लाई या टिक, जो एक मध्यवर्ती होस्ट और एक वेक्टर के रूप में कार्य कर सकता है। रोग पैदा करने वाले पैरासाइट्स ने लंबे समय से मानव आबादी को प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए लगभग 1200 बीसीई की मिस्र इजिप्शियन मम्मीज से कैल्सिफाइड हेलमिंथ एग बरामद किए गए हैं और लिखित अभिलेखों से संकेत मिलता है कि प्राचीन यूनानी और रोमन चिकित्सक विभिन्न रोगियों का इलाज करते थे। निमेटोड इन्फेक्शन सहित टेपवॉर्म। 17वीं से 20वीं शताब्दी तक कई परजीवियों की खोज और वर्गीकरण के साथ परजीवियों के ग्लोबल बर्डन का एहसास हुआ। दरअसल दुनिया भर में 3 अरब से अधिक लोग आंतों के परजीवियों या प्रोटोजोआ से संक्रमित हैं और परजीवी रोग विश्व स्तर पर मनुष्यों में होने वाली मौतों के प्रमुख कारणों में से हैं। महामारी एपिडेमियोलॉजिकल विज्ञान के अध्ययन से संकेत मिलता है कि कई कारक किसी व्यक्ति के संक्रमण के जोखिम और परजीवी रोग के प्रसार को प्रभावित करते हैं, जिसमें पैरासाइट पैथोजेनिसिटी, होस्ट हेल्थ, एनवायरनमेंट और सोशल कंडीशन भी शामिल है। मेजर डिजीज कॉजिंग पैरासाइट्स। पैरासाइट्स की कई सौ ज्ञात स्पीशीज में से केवल एक छोटा सा अंश ही मनुष्यों में बीमारी पैदा करने में सक्षम है। उनमें से प्रोटोजोअन एंटमोएबा हिस्टोलिटिका है, जो अमीबिक डिसेंट्री का कारण बनता है और भोजन या पानी के अंतर्ग्रहण के माध्यम से प्राप्त होता है, जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म के मानव वाहक के मल और फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ से दूषित हो गया है। ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी गैम्बियंस और टी ब्रूसी रोडेजायंस है, जो निद्रा रोग अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस कारण बनता है और संक्रमित जेट से फ्लाइज के काटने से मनुष्यों में फैलता है। लीशमैनिया प्रोटोजोआ मनुष्यों में संचारित होते हैं, सैंड फ्लाइज और मैक्रोफेज को संक्रमित करें, एक प्रकार का श्वेत रक्त कोशिका जो विदेशी रोगजनक को निगलने और पचाने का प्रयास करता है। अंततः मैक्रोफेज और प्रतिरक्षा सुरक्षा अभिभूत हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप लीशमैनियासिस एक दुर्बल और घातक बीमारी है। महामारियां भारत में घटित हुए हैं, चाइना, अफ्रीका और ब्राजील। मलेरिया रोग का पहला विवरण प्राचीन चीनी और यूनानी सभ्यताओं से मिलता है, हालांकि इसका वास्तविक कारण मलेरिया जीनस के प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम की खोज 1880 तक नहीं हुई थी। अगले दशक में यह पाया गया कि मनुष्य प्लाज्मोडियम से संक्रमित हो सकते हैं, किसी संक्रमित मच्छर के काटने से। एक बार रक्त प्रवाह में प्लाज्मोडियम लिवर की यात्रा करता है, जहां यह सेल्स के भीतर इन्फेक्ट्स और रेप्लिकेट बनाता है। एक ही कोशिका के भीतर जीवों का बोझ अंतः कोशिका के फटने का कारण बनता है, जिससे परजीवी मुक्त हो जाते हैं। पैरासाइट तब आरबीसीज को संक्रमित करते हैं जहां वे तेजी से दोहराते हैं, जिससे कोशिकाएं टूट जाती हैं और बेटी परजीवी छोड़ती हैं। बेटी परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में संक्रमण चक्र जारी रखते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में संक्रमण होता है। प्लाज्मोडियम शरीर में जीव और मलेरिया सहित लक्षणों को जन्म देना, जैसे इंटरमिटेंट फीवर। हेलमिन्थ्स में नेमाटोड राउंडवॉर्म शामिल हैं, जो फिलेरियसिस और फ्लैटवॉर्म्स के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे कि फ्लूक्स और टेपवॉर्म्स। फिलेरियसिस हेलमिन्थ्स नेमाटोड की कई अलग अलग प्रजातियों में से किसी एक के कारण हो सकता है। फिलेरियल नेमाटोड वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी आर्थ्रोपोड्स द्वारा मनुष्यों में फैलता है और आमतौर पर अफ्रीका, मिडल ईस्ट, मेक्सिको और ब्राजील में पाया जाता है।
ह्यूमंस और मच्छर ही एकमात्र उपयुक्त होस्ट हैं जिनमें वुचेरिया अपना जीवन चक्र पूरा कर पाता है। एक बार रक्त प्रवाह में इंजेक्ट होने के बाद इमैच्योर वॉर्म्स लिम्फ डक्ट में अपना रास्ता बनाते हैं और वयस्कों में मैच्योर हो जाते हैं, जिसमें 6 से 12 महीने लग सकते हैं। वयस्कों के कीड़ों की लंबाई लगभग 7.5 से 10 सेंटीमीटर 3 से 4 इंच होती है। एकाधिक वयस्क की स्ट्रीम्स ऑफ क्लस्टर में मादाएं मौजूद होती हैं। एक लसिका वाहिनी लिम्फ डक्ट के भीतर जहां वे प्रजनन करते हैं, हर दिन हजारों माइक्रोफिलिया छोड़ते हैं। वे कभी कभी 5 से 10 साल तक लसिका वाहिनी में रहते हैं। लिम्फ डक्ट में माइक्रोफिलिया का संचय लिम्फेटिक फ्लूइड के फ्लो को ब्लॉक करता है, जिससे प्रभावित बॉडी के पार्ट्स में सूजन हो जाती है। माइक्रोफिलिया ब्लड स्ट्रीम में स्थानांतरित हो जाता है और होस्ट को काटने पर मच्छर की सूंड प्रोबोसिस में खींच लिया जाता है। सामान्य तौर पर इम्यून सिस्टम अधिकांश माइक्रोफिलिया से बचाव करने और उसे मारने में सक्षम है, जिसके परिणामस्वरूप छोटी बीमारी होती है। फ्लैटवॉर्म जैसे टेपवॉर्म मनुष्यों में संक्रमण और बीमारी का कारण बन सकते हैं। टेपवॉर्म स्पीशीज डिफिलोबोथ्रियम लेटम या कई अलग अलग स्पीशीज में से एक जेनस्टेनिया कई अन्य स्पीशीज के अलावा संक्रामक हो सकता है। टेपवॉर्म अत्यधिक विशिष्ट कीड़े हैं जो हुक का उपयोग करके मानव आंतों की दीवार की परत से जुड़ जाते हैं, जो उन्हें मजबूती से अपनी जगह पर बनाए रखते हैं। अन्य उदाहरणों में वे टिश्यूज में दब सकते हैं, जैसे मसल, स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन। अडल्ट टेपवॉर्म यथासंभव लॉन्ग टाइम तक अपने होस्ट के भीतर रहते हैं। प्रति होस्ट केवल एक अडल्ट टेपवॉर्म लगातार बढ़ता और प्रजनन करता है, जिससे फीसीज में उत्सर्जित एग्स झड़ते हैं। जुवेनाइल टेपवॉर्म ह्यूमन के लिए सबसे बड़ा हेल्थ रिस्क पैदा करते हैं, क्योंकि उनकी आंतों की दीवार के माध्यम से बिल बनाने की प्रवृत्ति होती है, जो इंटरनल ऑर्गन में माइग्रेट हो जाती है, जहां वे नॉर्मल टिश्यू फंक्शन में इंटरफियर करते हैं। अडल्ट टेपवॉर्म से संक्रमण एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है। कभी कभी पेट में दर्द या डायरिया होता है, लेकिन तुरंत टेपवॉर्म इन्फेक्शन का रिजल्ट नहीं माना जाता है। जुवेनाइल टेपवॉर्म के इन्फेक्शन से सिस्टिसर्कोसिस हो सकता है, जो इसके गठन द्वारा दर्शाया गया है। सिस्ट त्वचा के नीचे, सूजन, मेंटल डिसोरिएंटेशन और दौरे। टिक्टोपैरासाइट में मुख्य रूप से शामिल हैं पिस्सू, जू, माइट्स और टिक। पिस्सू, जू और टिक्स रक्त चूसने वाले जीव हैं जो त्वचा से जुड़ते हैं। माइट्स त्वचा की परतों में घुस जाते हैं, जहां वे खुजली और जलन पैदा कर सकते हैं, और वे कभी कभी डीपर टिश्यू में रहते हैं, जैसे नोज पैसेज या लंग। टिक्टोपैरासाइट रोग और ट्रांसमिट दोनों का कारण बन सकते हैं। मनुष्य में अन्य रोग पैदा करने वाले ऐसे जीवों में शामिल हैं बैक्टीरिया जो लाइम डिजीज, प्लेग और रेबीज के लिए जिम्मेदार हैं। सभी पैरासाइट का एक लाइफ साइकिल होता है, जिसमें होस्ट जीव में बिताया गया टाइम शामिल होता है, और इसे विकास, प्रजनन और संचरण के चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पैरासाइट के लाइफ साइकिल को आगे दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, मोनोक्सेनस और इनडायरेक्ट हेटेरोक्सेनस। डायरेक्ट लाइफ साइकिल वाले पैरासाइट अपना अधिकांश समय व्यतीत करते हैं। अडल्ट एक होस्ट में रहता है, जिसे पैरासिटिक स्टेज के रूप में जाना जाता है। उनकी संतान एक होस्ट से दूसरे में संचारित होती है, जिसे फ्री लिविंग स्टेज के रूप में जाना जाता है। डायरेक्ट पैरासाइट में अक्सर इंटरमीडिएट स्टेज का अभाव होता है और उन्हें अपने होस्ट को छोड़ना पड़ता है। ऐसा करने के लिए उन्हें सरवाइव रहने में सक्षम होना चाहिए। पर्यावरण अपने मूल होस्ट के बाहर और फिर एक नए होस्ट का पता लगाएं और स्थापित करें। जो परजीवी मेजबान अवस्था पर निर्भर होते हैं, उन्हें ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कहा जाता है, जबकि जो परजीवी कई पीढ़ियों तक परजीवी अवस्था को छोड़ सकते हैं, उन्हें फैकल्टेटिव पैरासाइट्स कहा जाता है। निमाटोड्स, ट्राइपैनोसोमैटिड्स
और क्रिप्टोस्पोरिडियम डायरेक्ट लाइफ साइकिल वाले पैरासाइट के उदाहरण हैं। इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल वाले पैरासाइट को दो होस्ट स्टेज की विशेषता होती है, जिसके लिए एक निश्चित होस्ट और एक इंटरमीडिएट होस्ट की आवश्यकता होती है। प्रजनन और अडल्ट लाइफ साइकिल के लिए डेफिनेटिव होस्ट स्टेज की आवश्यकता होती है। इंटरमीडिएट होस्ट के भीतर पैरासाइट विकास होता है, जिसके बाद इसे एक निश्चित होस्ट को प्रेषित किया जा सकता है। एक इंटरमीडिएट होस्ट में कई विकासात्मक स्टेज हो सकते हैं, जो फैसिलिटेटिंग डिजीज वेक्टर के रूप में ट्रांसमिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे मॉस्कीटो जो इमैच्योर पैरासाइट को उनकी सूंड के माध्यम से सीधे निश्चित होस्ट के रक्त प्रवाह में भेजता है। कुछ फिलेरियल नेमाटोड्स, प्लास्मोडियम और लीशमैनिया अप्रत्यक्ष जीवन चक्र वाले परजीवियों के उदाहरण हैं। जलाशय रेजर्वॉयर होस्ट आमतौर पर बिना किसी दुष्प्रभाव के परजीवियों को सहन करते हैं। हालांकि जलाशय मेजबानों की आबादी में एक नए मेजबान की शुरुआत के परिणामस्वरूप अक्सर नए शुरू किए गए मेजबान में गंभीर बीमारी हो जाएगी। एपिडेमियोलॉजी परजीवी अक्सर एंडेमिक और कभी-कभी एपिडेमिक विश्व के कुछ क्षेत्रों में होते हैं। प्लाज्मोडियम उदाहरण के लिए अफ्रीका और अक्सर एंडेमिक और एपिडेमिक अनुपात में यह एक निरंतर चिंता का विषय है। इसी तरह मल्टीपल एपिडेमिक का स्लीपिंग सिकनेस अफ्रीका में घटित हुए हैं, विशेषकर युगांडा में, जहां दोनों ट्रिपैनोसोमा सबस्पीशीज स्थानिक एंडेमिक हैं। ट्रॉपिकल रीजन में पैथोजेनिक परजीवियों से उत्पन्न होने वाली बीमारियों का उद्भव हमेशा चिंता का विषय होता है। रोकथाम और उपचार अनसैनिटरी कंडीशन अक्सर पैरासाइट रोग का अंडरलाइन कारण होती हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो अधिक आबादी वाले हैं या गरीब हैं, पानी क्वालिटी या उन आबादी के बीच जिनमें परजीवियों का ज्ञान नहीं है। इस प्रकार सरल स्वच्छता प्रक्रियाओं का पालन करना, जैसे हाथ धोना, मांस पकाना और मानव अपशिष्ट को मनुष्यों से अलग रखना, भोजन आपूर्ति, पालतू जानवर और पशुधन परजीवियों के कारण होने वाली कई बीमारियों को रोक सकते हैं। एंटीपैरासिटिक ड्रग को एंटीप्रोटोजोल एजेंट्स और एंटीहेलमिंथिक एजेंट्स में विभाजित किया जा सकता है। एंटीप्रोटोजोल्स को आमतौर पर पैरासाइट लाइफ साइकिल में एक विशिष्ट स्टेज को बाधित करने में प्रभावी होने के लिए डिजाइन किया गया है। विरुद्ध औषधियां प्लास्मोडियम प्रोफिलैक्टिक्स के रूप में लिया जा सकता है, जैसे ओरल के मामले में क्लोरोक्वाइन, या सक्रिय रोग के उपचार के रूप में, जैसे कि एटोवाकोन और प्रोगेनिल, आर्टमेथर और ल्यूमफेंट्राइन का उपयोग करके संयोजन दवा चिकित्सा के मामले में, या क्विनीन सल्फेट और डॉक्सीसाइक्लिन। आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली अन्य एंटीप्रोटोजोल दवाओं में मेट्रोनिडेजोल, एम्फोटेरिसिन बी और सुरमीन शामिल हैं। एंटीहेलमिंथिक ड्रग्स पैरासिटिक वॉर्म को शारीरिक क्षति पहुंचाती हैं, ज्यादातर मामलों में वयस्क कीड़ों को लक्षित करती हैं। वे पैरासाइट मेटाबॉलिज्म को भी इनहिबिट करती हैं। परजीवियों की अंडे देने की क्षमता या सुविधा मेजबान से परजीवी उत्सर्जन को रोकता है। बेंजिमिडाज़ोल एंटीहेलमिंथाइक्स का वर्ग, जिसमें मेबेंडाजोल और एल्बेंडाजोल शामिल हैं, ग्लूकोज परजीवी द्वारा ग्रहण और ऊर्जा उत्पादन के साथ हस्तक्षेप करता है। इन दवाओं का उपयोग अधिकांश लोगों के लिए प्रथम पंक्ति चिकित्सा के रूप में किया जाता है। गोलकृमि और कुछ फीताकृमि संक्रमणों प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थों के समूह से संश्लेषित आइवरमेक्टिन का उपयोग अक्सर उपचार के लिए किया जाता है। लीशमैनियासिस संक्रमित कीड़ों को पक्षाघात पैदा करके और फाइलेरिया जीव के खिलाफ बैनक्रॉफ्टी प्रभावी है। अन्य कृमिनाशक एजेंटों में डायथिल कार्बमेज़ीन और प्राज़िक्वांटल शामिल हैं।